Hey everyone, here I welcome you all again. So today we are going to discuss our topic quantum mechanical model of atom from our chapter structure of atom. तो आज हम लोग देखने वाले हैं इसमें बच्चे हमारा जो लेक्चर है ये सिर्फ आपके एकेडमिक के लिए नहीं, अगर आप आईआईटी जेईई के एस्पिरेंट्स हैं या फिर मेंस के एस्पिरेंट हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर और किसी भी केमिकल साइंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप प्रेफर कर सकते हैं। मैं हूँ श्रेया और आज हमारा टॉपिक है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। देखो, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जो है वो एक थ्योरेटिकल साइंस है। जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो हमारी एक थ्योरेटिकल साइंस है और इस फील्ड में आप जब हायर लेवल में जाएंगे तो आप प्रॉपर एक अपना डिग्री ले सकते हैं, प्रॉपर एक स्टडी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वांटम क्या है। क्वांटम क्या है? क्वांटम एक फिक्स वैल्यू है, ठीक। द अथॉरिटिकल साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। क्वांटम मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करती है विच हैव बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज़। हम जानते हैं कि जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो टू टाइप्स की अपनी बिहेवियर को शो करते हैं। नंबर वन वेव टाइप बिहेवियर एंड नंबर टू आपका पार्टिकल स्ट्रक्चर। तो आप उनका जो पार्टिकल बिहेवियर होता है और वेव टाइप बिहेवियर होता है, दोनों बिहेवियर आप एक ही टाइम में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ऐसा आपका हाइजेनबर्ग ने बोला था। The fundamental equation of the quantum mechanics have developed by Schrödinger। देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स में आपका माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के सिचुएशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए या फिर पता लगाने के लिए श्रोडिंजर ने अपनी एक इक्वेशन दी थी। इतना मैंने जो अभी तक आपको बताया उसका एक बार एक रिव्यू आप समझ लो। देखो, पहली चीज़ क्वांटम क्या होती है? क्वांटम एक फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। जिस आपने क्वांटम आपने पार्टिकल समझा होगा, क्वांटम लाइट समझा होगा, पैकेट्स बंडल लाइक दिस, ठीक है। जब हम मैकेनिक्स की बात करते हो दैट मीन्स ये एक थ्योरेटिकल साइंस हो गई जो कि किसी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की सिचुएशन को और मोशन को पता लगाने के लिए यूज़ की जाती है। किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के मोशन का पता लगाने के लिए श्रोडिंजर ने एक अपनी फंडामेंटल इक्वेशन दी थी जिसके थ्रू आप उसकी एनर्जी, पार्टिकल और मोशन सभी को पता लगा सकते हो। द इक्वेशन बिकम अ फंक्शन नोन एज इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन। जो श्रोडिंजर ने अपना एक फंक्शन दिया था उसे वेव फंक्शन कहा गया और उसको साइज से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। देखो, ये जो है ना टर्म आपका, ये ऐसे बनता है। बच्चे, मेरे फ़ोन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था जिसके थ्रू मैं आपको ये साइन बनाकर दिखा पाऊँ, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। बट आगे हमने जब डेरिवेशंस इसके बताए हैं तो इसमें आपको प्रॉपर मैंने अपनी हैंड राइटिंग में फ़ोटो क्लिक करके डाला हुआ है। साई स्टोर्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। जो साई है ना, साई वेव फंक्शन जो कि श्रोडिंगर ने दिया था जिसके थ्रू हम 3D पार्टिकल का कोई भी सिचुएशन पता लगा सकते हैं, वो डिफरेंट इंफॉर्मेशंस बताता है जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। नंबर वन एनर्जी, नंबर टू पोजीशन एंड नंबर थ्री ऑर्बिटल। डन। नेक्स्ट देख लेते हैं। This information can be exerted be in the form of quantum numbers। देखो, ये जो साई की वैल्यूज़ जो आ रही हैं ना, इनको निकालने के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि आप इनका जो टर्म्स हैं इनको क्वांटम नंबर के फेस पर भी एक्सर्ट कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। मतलब जो साई की वैल्यू, एनर्जी, पोटेंशियल और स्पिन वगैरह जितने भी श्रोडिंगर ने अपने इक्वेशन के थ्रू निकाले थे, बताए हैं कि उनके इक्वेशन के थ्रू आप पता लगा सकते हो, उसको आप क्वांटम नंबर के थ्रू भी एक्सर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। अभी आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखो, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? किसी भी चीज़ के मतलब प्रोबेबिलिटी का सिंपल वर्ड एक मीन होता है, वो था संभावना।
मतलब जैसे कि अगर आप किसी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है वो मतलब मैक्सिमम कहाँ पे प्रोबेबल है कि यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। तो वो जो सिचुएशन है जिसमें आप माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की प्लेस को पता कर रहे हो या फिर उसके होने की संभावना को पता कर रहे हो, उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी, राइट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो, प्रोबेबिलिटी की मतलब बात हो गई, आप कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो। तो देखो, जस्ट अ मिनट बच्चे, राइट, या तो जब हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो जो आपका वेव फंक्शन साई है, राइट, वेव फंक्शन जो आपका साई है, अगर मैं इस वेव फंक्शन साई का मॉड निकाल दूं, ठीक है, और उस मॉड का स्क्वायर कर दूं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की। अब बात आती है कि आप इसे निकालोगे कैसे। किसी भी अगर श्रोडिंगर की वेरिफिकेशन के थ्रू अगर आपने वेव फंक्शन साई की वैल्यू निकाल ली है और उसका अगर हमको मॉड लेना है तो आपने पहले साई का मॉड निकालना है और साई के मॉड निकालने के बाद उसका स्क्वायर कर देना है, जिसके बाद आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। मतलब आपका वो वैल्यू आ जाएगी या वो कंडीशन आ जाएगी जिसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हो कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन पे आपके इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। जब हम बोहर टॉपिक पढ़ रहे थे, बोहर एटॉमिक मॉडल हम लोगों ने 9th में भी पढ़ा है, ठीक है, 10th में भी थोड़ा बहुत हमने उसके बेसिक्स पीरियोडिक टेबल के टाइम पर लिए हुए हैं, बट 11th में आपका बोहर एटॉमिक इस साल हटा दिया गया है, बट स्टिल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। तो बात यहाँ पर आती है ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल की। जब हम बोहर में बात करते हैं तो हम बात करते हैं ऑर्बिट की, बट जब हम श्रोडिंगर में बात करते हैं तो बात करते हैं ऑर्बिटल की। अब डिफरेंस क्या होता है ऑर्बिट और ऑर्बिटल में? और ऑर्बिट जो वर्ड यूज़ किया था वो बोहर ने यूज़ किया था और वो 2D स्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया था। बोहर ने बोला था कि न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ होता है। क्या बोला था? बोहर ने बोला था कि न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ होता है, बट श्रोडिंगर ने क्या बोला कि न्यूक्लियस के चारों ओर स्फेरिकल पाथ होता है। मतलब आपके डायमेंशनल डिफरेंसेस आ रहे हैं। ऑर्बिट का मतलब हो गया 2D स्ट्रक्चर एंड ऑर्बिटल का मतलब हो गया 3D स्ट्रक्चर। तो वही है, इट्स अ 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस within which the probability of finding electron of given energy is maximum। देखो, जब बोहर ने अपनी बात रखी थी तो बोहर ने ये कहा था कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो पर्टिकुलर सर्कुलेटरी ऑर्बिट्स होती हैं वो वहीं पर इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब उन्होंने अपना एक फिक्स स्टेटमेंट दिया था कि पर्टिकुलर जो ऑर्बिट है उसी में इलेक्ट्रॉन होता है। बट बच्चे, श्रोडिंगर ने क्या बोला कि जो स्फेरिकल ऑर्बिटल्स होती हैं, स्फेरिकल का मतलब क्या हो गया 3D स्ट्रक्चर, उसमें पाए जाने की संभावना होती है। मतलब उन्होंने एक प्रोबेबिलिटी की बात कर दी। उन्होंने ये बोला कि जैसे बोहर जब बोल रहे थे उन्होंने एकदम कंफर्म स्टेटमेंट दिया है कि सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। बट श्रोडिंगर ने क्या बोला कि जो सर्कुलर पाथ है उसको पहली बात तो स्फेरिकल बोला, और स्फेरिकल पाथ पर एक पर्टिकुलर एरिया में इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, राइट। उन्होंने इसका कंफर्म स्टेटमेंट नहीं दिया कि वो होगी ही होगी, राइट, मतलब होने की नियर टू 100% प्रोबेबिलिटी है। श्रोडिंगर ने अपने कुछ वेव इक्वेशंस दी इसके लिए। तो उन्होंने पहली दी अपनी फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए। अब देखो ये फर्स्ट ऑर्बिटल क्या है इसको समझ लेते हैं। जब आपके s के आगे 1 लगाए, इसका मतलब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात हो रही है। बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वांटम नंबर पढ़ने वाले हैं, कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वांटम नंबर को आपको ऐसे समझ लेना है, जैसे इमेजिन करो ये आपका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के सबसे पास वाली जो आपकी ऑर्बिट है वो होती है नंबर 1। ओके, दैट मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1। और आपकी शेल या फिर ऑर्बिट जो यूज़ हुई है या फिर जो उसका शेप है वो है स्फेरिकल, और स्फेरिकल है इसका मतलब ऐसे हमने इसको शो कर दिया। सो फॉर एस ऑर्बिटल
साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर माइनस आर अपॉन ए नॉट अपॉन रूट पाई ए नॉट की पावर 3/2। यह आपको लर्न करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो उसे लर्न करने में, बट अगर आप बार बार इस चीज़ को रिवाइज करोगे तो लर्न हो जाएगा। एंड बच्चे मैं एक चीज़ और बता दूं, 11th में फिजिक्स में आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का कंप्लीट डेरिवेशन है। ये हमारे केमिस्ट्री में इसका डेरिवेशन तो नहीं है, बट आपको इसका डेरिवेशन फिजिक्स में ज़रूर देखने को मिलेगा। टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन स्पेसिफिक रीजन, जब स्पेसिफिक रीजन की बात आई तो श्रोडिंगर ने क्या करा कि उसी इक्वेशन का डिफरेंशियल निकाल दिया, राइट। तो डिफरेंशियल क्या आया, dp इजकल टू साई स्क्वायर 4π² dr, ये आपका डिफरेंशियल आया। फिर उसी का इंटीग्रल किया, जब इंटीग्रल किया तो क्या आया, साई स्क्वायर 4π² dr। और जो इंटीग्रल किया है वो एक पर्टिकुलर एरिया में किया है, वो पर्टिकुलर एरिया स्टार्ट हुआ है R1 टू R2, ठीक है। इनिशियल स्टेज है R1 और फाइनल है R2। प्रोबेबिलिटी अप टू डिस्टेंस R, डिस्टेंस R तक, मतलब देखो जैसे आपका स्फेयर है उसके बाद एक ऑर्बिट है, तो ये जो डिस्टेंस हुई न्यूक्लियस से ऑर्बिट तक की वो हुई R, ठीक है। तो इस डिस्टेंस की जब प्रोबेबिलिटी निकाली है तो क्या आया है, P इजकल टू इंटीग्रेशन 0 टू R 4π² साई स्क्वायर dr, ठीक है। तो आपकी इसमें लिमिट क्या है इंटीग्रल की, वो है 0 टू R। और यहाँ इन फॉर्मूलेज में जो आपकी वैल्यूज हैं वो क्या क्या है, वेयर साई मॉड स्क्वायर इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब क्या हो गया कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो आपका हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और ए नॉट इज बोहर रेडियस, ए नॉट क्या है, बोहर रेडियस है। देखो जैसे आपने न्यूक्लियस के बाद एक शेल बनाया था, एक पाथ बनाया था, उसके रेडियस को इन्होंने ए नॉट माना और उसके बेस पर आपकी पर्टिकुलर वैल्यूज को निकाला। और यहाँ पर साई क्या है, साई इज अ वेव फंक्शन, ये है। देखो वही चीज़ मैं आपको समझा रही थी कि एक सर्कुलर पाथ है ना, इसको सर्कुलर, जब आप श्रोडिंगर की बात करोगे तो आप क्या बोलोगे, स्फेरिकल पाथ, राइट। और उससे दूरी r है जिसका इंटीग्रल क्या आया है, dr आया है, और ये dr क्या है, ये इसकी थिकनेस कहलाएगी, एंड dp इज द प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट, टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट डिस्टेंस r, अगर डिस्टेंस r पर, मतलब वही रेडियस वाले डिस्टेंस पर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो क्या करेंगे, जो इसका ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू r। तो आपने क्या किया, dp ओवर dr आपने डिफरेंशिएट किया। और आप ये बात अच्छे से जानते हो कि ये सारे क्या हैं, ये सब एक कांस्टेंट है एक्सेप्ट r। जो टर्म r है वही तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं है, तो जब वो कांस्टेंट नहीं है तो आपने क्या किया, उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दिया। और डिफरेंशियल क्या आया, dp ओवर dr इज इक्वल टू 0। तो फॉर 1s मतलब 1s ऑर्बिटल, उसमें अगर आपने निकाला तो क्या आएगी, r की वैल्यू, r की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ रेडियस, तो ए नॉट आ जाएगा, राइट। अकॉर्डिंग टू बोहर इलेक्ट्रॉन विल बी रिवॉल्व इन द ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। ये हमें अच्छे से पता है कि जो बोहर है उनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन किस में रिवॉल्व करता है, ऑर्बिट में, ठीक है। दैट मीन्स सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है। बट अकॉर्डिंग टू द श्रोडिंगर it revolved around the spherical path, that means we will discuss about 3D structure और 3 dimensional path। तो वही चीज़ जो मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ उसी का कंक्लूजन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द श्रोडिंगर, इलेक्ट्रॉन कैन बी डिफाइंड फाउंड इन स्फेयर एनीवेयर। देखो स्फेरिकल पाथ में कहीं पर भी पाया जा सकता है श्रोडिंगर के अनुसार, बट प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम एट ए नॉट, मतलब जो स्फेरिकल पाथ पर रेडियस की इक्वल जो वैल्यू है ना,
उस वैल्यू के बीच में आपके इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। और ये जो ए नॉट की वैल्यू है ये हम बोहर मॉडल में पहले ही निकाल चुके हैं, जो कि होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम, राइट। तो ये था आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, थैंक यू ऑल, बाय।